Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज है हमारा इनऑर्गेनिक का पहला लेक्चर NCERT सॉल्यूशन क्लास 11 चैप्टर 3। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आपका इनऑर्गेनिक से जो फियर है वो थोड़ा कम हो जाए। वैसे तो हम इस वीडियो में सिर्फ NCERT सॉल्यूशन करने वाले हैं, बट सॉल्यूशन के टाइम पे जो भी फैक्ट्स होंगे या जो थीसिस या थ्योरी की ज़रूरत होगी वो भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद चैप्टर के इंटरनल जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन, आप उसे भी सॉल्व करके देखिए। वहाँ भी कोई क्वेरी आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 11 का NCERT सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मेनली पीरियोडिक टेबल है या डोबेरेनर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। मेनली हमारा फोकस रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिसिटी। जैसे टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट आएगा, आयनिक पे क्या आएगा, और ये सब आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। बैक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT में वो है, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल में आजकल कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, 118। तो सभी 118 एलिमेंट्स में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। यदि आप 118 एलिमेंट का 118 चैप्टर बना दो तो वो चैप्टर्स इतने लेंदी हो जाएंगे कि इनऑर्गेनिक हम सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग होगा। तो बेटर क्या रहेगा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको आप एक ग्रुप में अरेंज करके पढ़ो, तो हम बहुत कम टाइम में सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ पाएंगे। और यही मेन मोटिव था, यही मेन बेसिस था कि पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। बेसिक थीम ऑर्गेनाइजेशन का बस यही है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में अरेंज करके हम बहुत कम टाइम में सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक साथ सीख सकते हैं, राइट। काफ़ी ट्रायल्स किए गए इसमें एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। उसमें जो बेस्ट ट्रायल्स हैं जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में हैं, उसमें सबसे पहले डोबेरेनर का ट्रायड है, जिन्होंने सभी एलिमेंट्स को 3-3 के एलिमेंट में अरेंज किया। बट नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद वो फेल हो गया क्योंकि सभी एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जो मेन हमारे सिलेबस में है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको न्यूलैंड ने on the basis of increasing atomic weight arrange किया in such a manner कि property of every 8th element फर्स्ट के similar था। just like musical octave में सारे गामा पाधानी, जो कि इंग्लिश में डोरे मी फा सोला टी होता है, उसमें एवरी 8th म्यूजिकल नोट फर्स्ट के सिमिलर होगा। सबने डिफरेंट ट्रायल अपने अकॉर्डिंग किया। उस समय एलिमेंट्स कम थे, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए पुरानी जो थियोरी हुई थोड़ी फेल होती गई। फिर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया एटॉमिक वेट के बेसिस पे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेसिस क्या है, हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो सभी एलिमेंट्स को अच्छे ढंग से पढ़ना है पीरियोडिकली, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ क्लासीफाई करके। तो वी नीड टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, राइट। और पीरियोडिक टेबल में आपको मेनली 4 पे ही ध्यान देना है, डोबेरेनर ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से होंगे, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, which important property did Mendeleev use to classify the elements in the periodic table and did he stick to that? Yes, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक लॉ है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और वो पीरियोडिक लॉ है क्या, वो कहता है क्या पीरियोडिक टेबल कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेंगे। जैसे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड वो कितने टाइम में हो जाता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स में, और वो टाइम कभी चेंज नहीं होगा, लगातार वो उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन 24 घंटे में जिससे डे और नाइट हो रही है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली मेंडलीफ ने बताया कि यदि सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे हम अरेंज कर दें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद हमें सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, आप देखो पीरियोडिक टेबल जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी।
एक कुछ वर्टिकल कॉलम्स, राइट। इस तरीके के जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे ग्रुप्स, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, इस तरीके के जितने भी रोज होंगे, कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज, उन्हें हम बोलेंगे पीरियड्स। कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडलीफ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। तो मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था उनमें 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, जब नोबल गैस डिस्कवर हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑग्निजॉन, तो एक नया ग्रुप, 9th ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप, वो मेंडलीफ के टेबल में ऐड कर दिया गया। तो अब जो हम टेबल पढ़ते हैं मेंडलीफ के, उसमें टोटल कितने ग्रुप्स होंगे? 9, और पीरियड कितने होंगे? 7। पीरियड को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 7 ऑर्बिट्स होते हैं, KLMN OPQ, तो पीरियड भी 7 होंगे। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, दोनों में जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 7 ही हैं। हालांकि मॉडर्न वाले में ग्रुप कितने हैं? 18, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। और मेंडलीफ में पहले 8 थे, इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद कितने हो गए? 9 ग्रुप एंड 7 पीरियड। मेंडलीफ में आप देखोगे ग्रुप 1 से 7 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उनको सब ग्रुप AB में डिवाइड किया गया है, जबकि 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखा गया है, FeCONI करके 3 का सेट है। और 9th ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप, उसमें सिर्फ इनर्ट गैसेज हैं। तो मेंडलीफ ने अपनी बेसिस में किस चीज़ को रखा था? एटॉमिक वेट को, और ये एटॉमिक वेट ही उनकी मेन बेसिस थी। उस बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसी अरेंजमेंट पे वो स्ट्रिक्ट भी थे, जिसके कारण बाद में इनमें कुछ ड्रॉबैक भी देखने को मिला कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो अनसर्टेन था, 2 जगह रख दिया था उन्होंने। आइसोटोप्स के लिए स्पेस नहीं था, क्योंकि जब मेंडलीफ ने ये बताया कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज करना है, राइट, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14। तो 12, 13, 14 इज इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इनको 3 डिफरेंट प्लेसेस पे रखना चाहिए। बट मेंडलीफ ने क्या किया था? आइसोटोप को एक ही प्लेस दिया था। कहीं कहीं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का ऑर्डर भी ये फॉलो नहीं कर पाए थे, हालांकि मेजॉरिटी प्लेसेस पे ये फॉलोड था। बट आप देखोगे कोबाल्ट और निकल में तो मास इंक्रीजिंग नहीं क्या है, डिक्रीजिंग हो गया है। तो 2-3 ऐसे प्लेसेस हैं जहां ये फेल हो रहे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि मैंने बताया कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बेसिस क्या है? एटॉमिक वेट, राइट। उन्होंने अपना जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसमें क्या बताया था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये मेंडलीफ की स्टेटमेंट है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसकी बेसिस हेनरी मोजले लॉ पे है, ये बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या चेंज हुआ? जो आप यूज़ कर रहे हो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक वेट इज रिप्लेस्ड बाय एटॉमिक नंबर। अब ये लॉ क्या होगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है? मेंडलीफ ने जो अप्रोच बनाया था अपना, वो किस बेसिस पे बनाया पीरियोडिक टेबल के लिए, और मॉडर्न की किस बेसिस है? तो बस यही था कि क्लासिफिकेशन के लिए मेंडलीफ ने क्या यूज़ किया हुआ है? एटॉमिक वेट। और मॉडर्न वाले में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग यदि सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे हम अरेंज कर दें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वी विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। और ग्रुप पीरियड कितने हैं? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। लाइक क्वेश्चन 4th है NCERT का, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। अब इस क्वेश्चन के लिए चैप्टर 2 में जो 4 क्वांटम नंबर पढ़ाया गया उन वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। 4 क्वांटम नंबर है NLMS कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द 6th पीरियड, टोटल पीरियड कितने हैं? 7th, और 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 32। ये हमें जस्टिफाई करना है। वैसे आप पीरियड वाइज देखो, टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इनके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट वाला पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट 2 में कितने होंगे? 8 एंड 8, फिर होंगे 18 एंड 18, और लास्ट के 2 में कितने होंगे? 32 एंड 32। टोटल सम विल बी 118। तो हमें जस्टिफाई करना है कि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि n की वैल्यू 6 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? 0 to
n माइनस वन, 0 to 6 माइनस वन मीन्स 0 to 5। लेकिन क्या 0 to 5 में सभी वैल्यू फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर वैलिड है? तो सब वैलिड नहीं है, इसमें 0 1 2 3 ही वैलिड होगा। 0 मीन्स s, 1 मीन्स p ऑर्बिटल, फिर d and f। 4 and 5 अभी मीनिंगलेस है क्योंकि 4 5 का कोई यूज़ होता ही नहीं है। तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो 6th पीरियड है उसमें s ब्लॉक के 2 एलिमेंट होंगे, p ब्लॉक से 6 होंगे, d ब्लॉक से 10 होंगे और f ब्लॉक के 14। ये आप याद कैसे रख सकते हो? ट्रिक क्या है कि SPDF में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करते थे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वाव प्रिंसिपल में? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14। उन चारों का सम करके देखें, S P D F 2 6 10 14 का टोटल सम कितना आ जाएगा? 32। तो इसमें एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 32। यदि हम इसमें रूल अप्लाई करते हैं क्वांटम नंबर का तो यू विल फाइंड कि जो 6th पीरियड है उसमें s ब्लॉक से 2 एलिमेंट्स होंगे, 6 ये 6s जो लिखा है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f में 14, 5p वाले एलिमेंट 6 और d वाले कितने होंगे? 10। टोटल का आप सम करके देखोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन 32, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हो जाएंगे? 32। ऐसे ही हम 5th में 4th में सभी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्वांटम नंबर के हेल्प से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर विल यू लोकेट द एलिमेंट विद z इक्वल 114। z एटॉमिक नंबर 114 को आप क्या बोल सकते हो? 1 इज कॉल्ड अन, फिर एक और 1 आया अन, और 4 के लिए क्या होता है? क्वाड। लास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे? IUM। तो इसे आप बोलोगे अन क्वाडियम। हमें प्लेस बताने के लिए कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना चाहिए, इधर 2818 जो बोर्डबरी स्कीम है या 1:2 2:2 वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ वाव प्रिंसिपल। यदि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन अन क्वाडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 32 32 18 4 KLMN OPQ। अब देखो मैंने रूल क्या बताया हुआ थ्योरी डिस्कशन के टाइम पे कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं? 7। तो पीरियड भी क्या हो जाएगा? 7। नंबर ऑफ ऑर्बिट जितने भी होंगे उतने ही पीरियड्स होंगे। और इसके कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है 4, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 14। और ग्रुप 14 के एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? P ब्लॉक से। तो इस तरीके से हम सिर्फ एटॉमिक नंबर गिवन हो तो उसके हेल्प से एलिमेंट का ग्रुप, उसकी पीरियड और ब्लॉक आसानी से बता सकते हैं। अब सपोज यही एलिमेंट 117 होता अन सेप्टियम, तो आपको कमेंट में बताना है कि उसकी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या होगी, क्योंकि अन सेप्टियम में आप 2 8 18 32 32 18 7 लिखोगे। और फिर यही रूल अप्लाई होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट हैं वही पीरियड हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 और 2 है तो ग्रुप 1 and 2, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 है तो आप 10 ऐड कर लोगे। 3 में 13, 4 में मैंने लिखा 14, 5 होगा 15, 6 पे 16, 17 एंड 18, राइट। तो आप सबको कमेंट में बताना है कि अन सेप्टियम 117 का ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, एंड अन ऑक्टियम जिसे आजकल हम ऑर्गेनिजॉन के नाम से भी जानते हैं, इसके ग्रुप एंड पीरियड। तो ये 2 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिए, आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये एक रिवर्स क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब उसमें ऑर्बिट कितने होंगे? 3 ही होंगे। एंड 17th ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7। अब कोई एलिमेंट है जिसमें बताया गया है कि 3 ही पीरियड है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तभी 17 ग्रुप गिवन है। तो आप देखो KLM, ये कौन से एलिमेंट के लिए होगा? क्लोरीन के लिए। द एलिमेंट इज क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17। ऐसे जब हिंट गिवन होते हैं, प्लेस गिवन होता है, तो हम एलिमेंट का सिंबल भी बता सकते हैं। यदि आपको एलिमेंट का एग्जैक्ट सिंबल याद नहीं है तो आप XYZ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। थर्ड पीरियड था तो मैंने 3 ऑर्बिट लिया, राइट। और 17th ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 287। यदि यहाँ 16th लिखा होता है तो 286 करते और सल्फर आंसर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट do you think would have been named by
लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी एंड सीबोर्स ग्रुप। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट के नेम पे हैं, लाइक बर्केलियम, लॉरेंसियम, आइंस्टीनियम, मेंडलीवियम, हैसियम, बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो जो बर्कले हार्टले, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी। तो लॉरेंस आप नेम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इससे कौन से एलिमेंट का नाम रखा गया होगा। लॉरेंसियम Lr जिसकी एटॉमिक नंबर क्या है 103। ये इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है कि सिर्फ 3 मिनट के बाद, सिर्फ 3 मिनट में क्या होगा, ये रेडिएशन इमिट करके दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी हाफ लाइफ या डिके का जो हम पढ़ते हैं कि कितने टाइम के बाद ये रेडिएशन इमिट करेगा, सिर्फ 3 मिनट के बाद। दूसरा जो सीबोर्ग ग्रुप का है वो सीबोर्गियम Sg, सीबोर्गियम के एटॉमिक नंबर क्या है 106, राइट। ये सब 7th पीरियड के एलिमेंट्स होंगे जिनका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे, और इसमें पहला जो लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी ने रखा था वो लॉरेंसियम, जो कि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 83 एटॉमिक नंबर जो बिस्मथ की है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब रेडियो एक्टिव हैं। इन विच यूरेनियम जो 92 पे है, उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। उनका शॉर्टर हाफ लाइफ होगा और उसका रेंज आप चेक करोगे तो 3 मिनट से सिर्फ 24 घंटे तक होगा। और वो सब डिस्ट्रक्टिव इनविजिबल रेडिएशन एमिट कर सकते हैं टू कॉज कैंसर, लाइक अल्फा बीटा गामा रेडिएशन उनसे एमिट होगा अपने आप थ्रू रेडियो एक्टिविटी। वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बेसिस ही यही है कि एक ग्रुप में हम जिन एलिमेंट्स को रख रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी मैचिंग होगी। हालांकि इसका भी वायलेशन होता है उन क्वेश्चन में जहां हम एनोमेलस बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं अपने कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रुप में डिससिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला जाता है, एनोमेलस बिहेवियर। The elements in group have same valence shell electronic configuration, सबके वैलेंस सेल में कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उनकी फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। लाइक जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो +1 चार्ज शो करते हैं, वो सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सब +2 चार्ज शो करेंगे। सबका जो ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होगा। तो काफ़ी प्रॉपर्टी सेम होने के पीछे रीज़न है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होना, राइट। तभी एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, और इसी बेसिस पे इतने पीरियोडिक टेबल्स बनाए गए हैं ताकि 118 एलिमेंट को आप बहुत ईजिली और कम टाइम में प्रॉपरली पीरियोडिकली स्टडी कर पाओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। अब देखो किसी सर्कल में जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो क्या पढ़ाया जाता है, किसी सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है तो उसके न्यूक्लियस, उसके सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसी को हम रेडियस बोलते हैं। बट एटम के केस में जैसे सोडियम है 11, सोडियम 11 इज 281 KLM। इसमें कितने ऑर्बिट्स हैं, 3। न्यूक्लियस ड्रॉ किया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, रेडियस ऑफ सोडियम। अब ये रेडियस ऑफ सोडियम हम कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सेंटर से बाहर तक का ऑर्बिट, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, बाकी सब खाली ऑर्बिट है, वहाँ तक आपको जाना नहीं है। तो इन दोनों में बस सिंपली, और यही आप सोडियम प्लस कर दो तो एक ऑर्बिट और कम हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 28 KL, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, और इसके डिस्टेंस को आप बोलोगे रेडियस ऑफ सोडियम प्लस, राइट। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जो कैटायन है, प्लस वाले आयन, वो अपने पेरेंट एटम से साइज में बहुत छोटे हैं। रेडियस को सिर्फ डिफाइन करना है तो एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इन द एटम, outermost electron in the atom of any element is called its atomic radius। एक्चुअली क्या होता है, इसका एटॉमिक रेडियस जो होता है जनरली आप देखोगे तो कैटायन के केस में उसके आयनिक रेडियस से बिगर होगा, बट एनायन के केस में ये स्मॉलर भी हो जाता है। मेटल नॉन मेटल के लिए आप सबके लिए ये फाइंड कर सकते हो। जबकि आयनिक रेडियाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद, जो कि कैटायन के केस में यदि किसी कैटायन को हम कंपेयर कर रहे हैं कि सोडियम कैटायन को और सोडियम एलिमेंट को, तो सोडियम रेडियस में बिगर होगा। बट एनायन के केस में यदि आप क्लोरीन और क्लोरीन माइनस को करो तो इस केस में साइज थोड़ा छोटा ही हो जाता है। एनायन हमेशा स्मॉलर
कैटायन हमेशा स्मॉलर हो जाएंगे और एनायन हमेशा क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। यदि आप एनायन की बात करो तो साइज़ में थोड़ा लार्जर हो जाएगा। कैटायन स्मॉलर होंगे और एनायन क्या हो जाएंगे, लार्जर। द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल। जब इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो जाता है, लूज करने पे बनेगा कैटायन, गेन करने पे क्या फॉर्म होगा, एनायन। उसके बाद वही डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई, जो कि दो टाइप का होगा, कैटायनिक रेडियाई, एनायनिक रेडियाई। मेटल्स लूज करते हैं, कैटायन बनाते हैं तो कैटायन का रेडियस, और एनायन क्या होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एनायन का रेडियस एनायनिक रेडियस होगा। इस पर भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल 40 क्वेश्चन है तो हम इसके 10-10 के स्लॉट पे करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंथी और बोरिंग ना हो और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, राइट। हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड इन ग्रुप। मतलब यहाँ पीरियोडिक ट्रेंड पे ये क्वेश्चन है और इस वेरिएशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है, किसी भी ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑर्बिट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिट साइज ऑलवेज इंक्रीज होगा। हालांकि कुछ वायलेशंस, कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं केमिस्ट्री में, जैसे ग्रुप 13 में हमें लगता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम को बिगर होना चाहिए बट एल्यूमिनियम बिगर हो जाता है, तो ट्रेंड का वायलेशन कहीं कहीं होगा और वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में आगे आएगा भी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे एनोमेलीज के बारे में। नेक्स्ट क्या है कि यदि आप टॉप टू बॉटम देख रहे हो, कोई भी ट्रेंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज, तो लेफ्ट टू राइट वो 100% डिक्रीज ही होगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, बट टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड हो रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में देखो तो 2 ऑर्बिट, फिर 3 ऑर्बिट, फिर 4 ऑर्बिट, तो साइज इंक्रीज होगा। बट लेफ्ट से राइट जब पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो साइज आपको डिक्रीज ही दिखेगा, राइट। विद इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रीज़न क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेल आपके बढ़ जाएंगे। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो टॉप टू बॉटम एक के बाद एक एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाएंगे और वो साइज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। अक्रॉस द पीरियड में वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। लेफ़्ट टू राइट जनरली क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। टॉप टू बॉटम में ऑर्बिट ऐड ऑन हो रहे हैं तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़। हमेशा किसी भी ग्रुप में आप जाओगे टॉप टू बॉटम, जैसे ग्रुप 1 एल्कली मेटल का ग्रुप है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, लीना, कर, रूबी से फ्रेंडशिप। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हो। तो टॉप टू बॉटम क्या आएगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। लेकिन लेफ्ट टू राइट यदि हम देखें, किसी भी पीरियड का रेफरेंस ले लेते हैं, सेकेंड पीरियड का रेफरेंस। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इसमें क्या होता है, जनरली आप देखोगे सब में ऑर्बिट दो दो ही होंगे, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 एंड 2-8। बट न्यूक्लियर चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब में दो दो ही ऑर्बिट है, बट न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। जितनी जिसकी एटॉमिक नंबर है उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 एंड +10। हम सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करें कि लिथियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो +3 चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा होगा और फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन +9 से अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो आप खुद सोचो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहाँ हो रहा होगा, फ्लोरीन में। ऑर्बिट दोनों में दो दो ही हैं, बट +9 न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन के कारण इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जनरल ट्रेंड यही है, जो कभी कभी कहीं कहीं वायलेट भी होगा, बट हम जो ट्रेंड लिख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट वो जनरल ट्रेंड। लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज।
इसी तरीके से आगे की वीडियोस में भी आप देखोगे हम 10 और क्वेश्चन ऐसे 10-10 के स्लॉट पे पूरा बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो भी मैं आपको बताता रहूँगा कि हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं, ताकि आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या आपके स्कूल में कराया जा रहा है या ट्यूशन्स में, तो उसके बाद ये बहुत इफेक्टिवली और ईजिली पूरा बैक एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट टर्म में, यूनिट टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम में हर जगह पूछे जाते हैं। इवन जेई और नीट में भी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप देखोगे इनिशियली, जैसे जेई मेंस के क्वेश्चन या नीट लेवल के भी आप देखो, तो एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी पे कमांड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। प्रीवियस जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो लेक्चर हैं प्लस हम बेसिक कॉन्सेप्ट के, उसको भी आप ज़रूर देखिए, ताकि चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक सीक्वेंस में आपका रिवाइज होता जाए। और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और कंपलसरी है। इस वीडियो लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। Thanks for watching and all the best. Follow and subscribe us for more.